फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान और रूस के बीच एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जापानी और रूसी सैनिक आपस में लड़ रहे हैं और इस खतरनाक युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक आंकड़े के अनुसार अब तक 1,30,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यह युद्ध नहीं रुक रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जापानी सैनिक रूसी ठिकानों को कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास ऐसे घातक हथियार थे जो जापान के पास नहीं थे। रूसी सैनिक मशीन गनों आदि से जापानी सैनिकों को अंधाधुंध मार रहे थे, लेकिन जापानी सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्हीं जापानी सैनिकों में से एक सैनिक था जिसका नाम सुगीमोटो था, जो रूसी सैनिकों के पूरे दल का सामना कर रहा था और सबसे बहादुर दिखाई दे रहा था। सुगीमोटो को अमर सुगीमोटो भी कहा जाता था, क्योंकि वह ऐसे खतरनाक युद्धों और जानलेवा हमलों से बचता रहता था जिससे अन्य लोगों के बचने की संभावना न के बराबर थी। इसलिए उसे अमर सुगीमोटो का नाम दिया गया था, जिसका मतलब था कि वह कभी नहीं मर सकता। और ऐसा ही हुआ। युद्ध में सभी लोग मारे गए, लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद सुगीमोटो अभी भी जीवित था। यह वाकई खतरनाक है। अब हम 2 साल बाद का दृश्य देखते हैं, जहां सुगीमोटो ने सब कुछ छोड़ दिया है और अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा है। वह अब सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसका पता आगे चलकर चलेगा। फिर सुगीमोटो एक जगह रुकता है जहां उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी सुगीमोटो की सेना की वर्दी देखकर कहता है, क्या तुम रूसी युद्ध में शामिल थे? मैंने सुना था कि वहां सभी मारे गए थे सिवाय एक डाकू के, जिसे सुगीमोटो कहा जाता है। क्या तुम वही हो? सुगीमोटो भी कहता है, ऐसा ही कुछ समझो। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है, अगर तुम वही हो तो मैं तुम्हें एक खतरनाक कहानी बताना चाहता हूँ। अगर तुम उन खतरों को पार कर सको तो तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। फिर वह आदमी बताता है कि कुछ साल पहले एन समुदाय के लोग जापान के होक्काइडो में रहते थे। सरकार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन एन लोग अपनी जमीन को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे एक सेना बनाएंगे ताकि वे अपनी जमीन और गांव की रक्षा कर सकें। सभी गांव वालों ने मिलकर बहुत सारा सोना इकट्ठा किया, लेकिन एक आदमी जिसका नाम टॉम था, उसने उन लोगों को मार डाला जो सोना लेकर जा रहे थे और सारा सोना चुरा लिया। लेकिन बाद में सरकार ने टॉम को पकड़ लिया और जेल में उससे पूछताछ की कि उसने सोना कहां छिपाया है। लेकिन बहुत मार खाने के बावजूद टॉम ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद टॉम ने जेल में मौजूद 24 कैदियों को अपनी टीम में शामिल किया और उनके शरीर पर नक्शा बनाने की योजना बनाई। इस नक्शे के जरिए सोने का पता लगाया जा सकता था। यह नक्शा तब पूरा होगा जब 24 लोगों के शरीर पर बने टैटू को एक साथ जोड़ा जाएगा। टॉम ने कहा था कि जो कोई भी खजाने को ढूंढेगा उसे सोने का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। एक दिन जब सभी टैटू वाले कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उनमें से एक डेविड नाम का कैदी अन्य कैदियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। अब कोई नहीं जानता कि वे लोग कहां हैं। कहा जाता है कि टॉम अभी भी जेल में है, लेकिन उसके 24 साथी अभी भी फरार हैं। जो भी इन 24 लोगों को ढूंढ लेगा वह सोने तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद सुगीमोटो को लगता है कि यह कोई झूठी कहानी है, लेकिन फिर वह आदमी सुगीमोटो पर गन तान देता है और कहता है, अब मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, अब तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वह तो ठीक से बंदूक चलाना भी नहीं जानता था। इसी कारण सुगीमोटो उससे बंदूक छीन लेता है। यह देखकर वह आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है, जिससे सुगीमोटो को यकीन हो जाता है कि यह कहानी झूठी नहीं थी। यदि यह झूठी होती तो यह आदमी मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। जैसे ही सुगीमोटो उस आदमी का पीछा करता है और उसके पास जाता है, वह आदमी उसे मरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भालू ने उस पर हमला करके उसे मार डाला था। फिर सुगीमोटो उस आदमी के शरीर पर बने टैटू को देखता है, यानी कि यह आदमी भी उन्हीं 24 लोगों में से एक था। मोटो उस आदमी का शरीर उठाकर वहां से ले जा रहा होता है, तभी खून की गंध से एक बड़ा भालू वहां आ जाता है और सुगीमोटो पर हमला करता है। सुगीमोटो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन भालू बहुत ही ताकतवर था। तभी मीरा नाम की एक लड़की आती है और जहरीला तीर चलाकर भालू पर हमला करती है, जिससे भालू वहीं मर जाता है और इस तरह सुगीमोटो की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी एक और भालू उन पर फिर से हमला करता है। तभी एक सफेद भेड़ उन्हें बचाने आती है, जिसका नाम रेटर है। असल में बचपन में मीरा ने एक बार रेटर को भालू के हमले से बचाया था। तभी से रेटर मीरा की रक्षा करता है। जब भी मीरा किसी मुसीबत में होती है, वह तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस बार भालू बहुत ताकतवर था, इसलिए रेटर भी कुछ नहीं कर सका।
भालू ने मोटो को पूरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन सुकीमोटो एक आर्मी वाला है, तो जब भालू उस पर हमला करने आता है तो वह अपनी बंदूक के चाकू को उसके सामने रख देता है, जिससे भालू की मौत हो जाती है। अब सुकीमोटो मीरा से कहता है, सुनो, मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर वह सोना हासिल करेंगे। वह सोना जो तुम्हारे पिता और तुम्हारे गांव वालों का ही है। अगर हम वह सोना हासिल कर लेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि वह सोना किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में नहीं गया। यह सुनकर मीरा उसकी बात मान जाती है, लेकिन वह शर्त रखती है कि सुगीमोटो किसी की हत्या नहीं करेगा, जिस पर सुगीमोटो सहमति जताता है। इसके बाद दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं। वहां सुगीमोटो एक घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ किसी ने कोई टैटू वाले व्यक्ति को देखा है क्या, लेकिन सभी बोलते हैं कि हमने कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मीरा भी कुछ वेश्याओं से पूछने की कोशिश करती है कि क्या उन्होंने कभी किसी टैटू वाले व्यक्ति को अपना कस्टमर बनाया है क्या, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा मिलती है। लेकिन उनकी हर गतिविधि पर दो लोगों की नजर होती है, जो कि असल में वही टैटू वाले व्यक्ति होते हैं। जब सुगीमोटो और मीरा जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी वे दोनों टैटू वाले उन पर हमला करने आते हैं, लेकिन मीरा द्वारा जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में वे दोनों फंस जाते हैं। और तभी सुगीमोटो को उनके टैटू से पता चलता है कि ये लोग तो उन्हीं 24 में से एक है। तभी मीरा कहती है कि हमें उसकी टैटू वाली त्वचा को हटाने की जरूरत नहीं है, मैं उसका स्केच बना सकती हूँ। सुगीमोटो इस बात पर सहमति जताता है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एडम है, और वह उन दोनों में से एक को गोली मार देता है। अब सुगीमोटो, मीरा और मैक्स जो बच गया था, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अब एडम उनके पीछे आता है और सुगीमोटो उससे लड़ाई करने लगता है। इस लड़ाई के दौरान सुगीमोटो को पता चलता है कि एडम 7th डिवीजन का एक सैनिक है और उसका रैंक बहुत ऊंचा है। फिर भी वह टैटू वाले व्यक्ति को क्यों खोज रहा है, ये सवाल उसके दिमाग में आता है। तभी लड़ाई के दौरान एडम एक खाई में गिरकर घायल हो जाता है। सुगीमोटो अब मैक्स से कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे साथ कोलैबोरेशन करो। और तब मैक्स बताता है कि हम 24 कैदियों में एक डेविड नाम का कैदी है जो सबसे ताकतवर है। वह बाकी 23 कैदियों को खोज रहा है ताकि उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सके और उनकी मदद से सोना हासिल कर सके। लेकिन डेविड का असली इरादा यह है कि जैसे ही उसे पूरा नक्शा मिल जाएगा, वह बाकी 23 कैदियों को मार देगा। इसलिए सभी कैदी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहाँ पाया जा सकता है। उधर 7th डिवीजन के कमांडर जेम्स को एडम की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह एडम से सुनता है कि सुगीमोटो भी उन्हीं टैटू वाले लोगों जैसा है। इसलिए जेम्स अपने सैनिकों को मीरा और सुगीमोटो को पकड़ने के लिए भेजता है। अगले दिन 7th डिवीजन के सभी सैनिक उनकी तलाश में निकलते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन सुगीमोटो बचने के लिए भालू की गुफा में छिप जाता है, क्योंकि मीरा ने उसे बताया था कि भालू के हमले से बचने का सबसे सुरक्षित स्थान उसकी गुफा होती है। जब सैनिक गुफा में आते हैं तो एक गोली भालू को लग जाती है। गुस्से में आकर भालू सभी सैनिकों को मार डालता है। अब मीरा सुगीमोटो को अपने गांव ले जाती है ताकि वह अपने गांव वालों से उसे मिलवा सके। गांव वाले सुगीमोटो को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मीरा पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति को अपने गांव लेकर आई थी। सुगीमोटो का स्वागत बड़े अच्छे तरीके से होता है और उसे भी ये देखकर गांव में काफी अच्छा लगता है। वह अपने घर जैसा महसूस कर रहा था। अब रात हो गई थी तो मीरा सो रही होती है। तभी मीरा की दादी सुगीमोटो से कहती है, बेटा, अपने पिता को खोने के बाद मीरा ने हंसना जैसे भूल ही गई थी, लेकिन जब से वह तुमसे मिली है, मैंने उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मीरा को अपने साथ रखो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। इस बेचारी लड़की ने इतनी कम उम्र में बहुत दुख देखे हैं। सुगीमोटो यह सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन वह जानता था कि सोने की तलाश का यह सफर इतना आसान नहीं होगा, और ऊपर से डेविड और उसके गुंडे भी हैं। उसे यह सोचकर उसे चिंता हो रही थी कि अगर इस सब में मीरा को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए वह उसकी सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने का फैसला करता है और सुबह होने से पहले ही वह बिना किसी को बताए गांव छोड़ देता है। अगली सुबह जब मीरा सुगीमोटो को घर में नहीं देखती तो उसका दिल टूट जाता है और वह सोचती है कि पहले मेरे पिता चले गए और अब सुगीमोटो भी चला गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 7वीं डिवीजन का कप्तान जेम्स के पास आता है और कहता है, तुम इतने सारे सैनिकों के साथ बिना बताए कहाँ घूम रहे हो? देखो एडम कितना घायल हो गया है। आखिरकार तुम 7वीं डिवीजन के हो। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया, यानी अगर तुमने सैनिकों को वहां भेजा, तो मैं तुम्हें कमांडर के पद से हटा दूंगा। यह सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है
और वह गुस्से में कप्तान की उंगली अपने दांतों से काटकर निकाल देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। इस तरह की बातों के बाद दोस्तों, जेम्स के साथ जो सैनिक थे उनमें से एक कप्तान को गोली मारकर मार डालता है। अब दूसरी तरफ जैसे ही मैक्स किसी वेश्या के पास जाता है, डेविड का एक दोस्त वहां पहुंच जाता है। वह खुद टैटू वाला आदमी है और वह वहां मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि डेविड ने अपने साथियों को बचे हुए टैटू वाले लोगों को ढूंढने का काम दिया है। मैक्स उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब 7वीं डिवीजन के सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं जो उन दो दोस्तों को ढूंढने आए थे। 7वीं डिवीजन के सैनिक एक आदमी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह टैटू वाला आदमी है, लेकिन जब जेम्स उसका टैटू देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि डेविड ने पहले ही टैटू वाले आदमी को बदल दिया था। जेम्स समझ जाता है कि यह काम डेविड के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी सोने के पीछे है। इसलिए दोस्तों, जेम्स डेविड को ढूंढने के लिए निकलता है ताकि वह उसे मार सके। पूरा गांव ढूंढने के बाद जेम्स को आखिरकार डेविड मिल जाता है, जो वहां से घोड़े पर जा रहा था। तभी जेम्स उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली डेविड की टोपी को छूकर निकल जाती है, जिससे वह बच जाता है और जेम्स के पकड़ने से पहले ही डेविड दूर चला जाता है। दूसरी तरफ सुगीमोटो एक रेस्टोरेंट में शांति से नूडल्स खा रहा होता है, लेकिन तभी वहां 7वीं डिवीजन के सैनिक आ जाते हैं और सीधे उस पर हमला करते हैं। सुगीमोटो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा अकेला था और सैनिक बहुत सारे थे, इसलिए वे सभी उसे दबोच लेते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। और यही कारण था कि सुगीमोटो मीरा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि यह सफर बहुत कठिन था। 7वीं डिवीजन के लोग सुगीमोटो को बंदी बना लेते हैं। जेम्स कहता है, मुझे बताओ कि बाकी टैटू वाले लोग कहाँ हैं, मुझे उनके बारे में सारी जानकारी चाहिए। सुगीमोटो कहता है, देखो, मेरा नाम सुगीमोटो नहीं है, तुम किसी और आदमी को उठा लाए हो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जेम्स कहता है, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखता हूँ? मैंने तुम्हें राशियन के साथ लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रस्ताव है। तुम बहुत बहादुर आदमी हो, इसलिए तुम मेरे काम आ सकते हो। और वह उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाता है जो अनु लोगों के थे। जेम्स कहता है, यह तो पूरे खजाने का बहुत कम हिस्सा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। बताओ, मेरा प्रस्ताव तुम्हें कैसा लगा? सुगीमोटो कहता है, यह सब बकवास है, तुम चाहे कुछ भी देने के लिए तैयार रहो, लेकिन मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यह सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वह सुगीमोटो को कमरे में बंद कर देता है। अब दो सैनिक भी सुगीमोटो के पास आते हैं और कहते हैं, तुम अमर सुगीमोटो हो ना? आज हम तुम्हें यहाँ बहुत टॉर्चर करेंगे ताकि हम देख सकें कि वास्तव में तुम अमर हो या नहीं। फिर दोस्तों, वे सुगीमोटो को बहुत खतरनाक तरीके से टॉर्चर करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि मीरा सुगीमोटो को ढूंढते हुए मैक्स के पास आ जाती है और कहती है, अगर तुम मुझे सुगीमोटो के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें सोने में हिस्सा भी दूंगी। मैक्स मान जाता है और कहता है, मैंने सुगीमोटो को 7वीं डिवीजन के सैनिकों द्वारा पकड़ा हुआ देखा था। अगर हमें उसे बचाना है तो हमें उनके अड्डे पर जाना होगा। मीरा मान जाती है। अब रात के समय मैक्स अपने शरीर पर तेल लगाकर खिड़की के रास्ते उस कमरे में प्रवेश करता है जहां सुगीमोटो को रखा गया था। यह देखकर सुगीमोटो भी हैरान हो जाता है कि वह यहाँ कैसे आया। मैक्स उसे बताता है कि मीरा ने उसे यहाँ भेजा है, उसे पता था कि तुम किसी मुसीबत में होंगे। और तभी दोनों सैनिक फिर से वहां आ जाते हैं। मैक्स तुरंत छिप जाता है और इस बार जैसे ही वे दो सैनिक अंदर आते हैं ताकि सुगीमोटो को टॉर्चर कर सकें, और ये दोनों सैनिक भाई होते हैं, तो सुगीमोटो अपने ही चाकू को एक भाई से छीनकर उसे मार देता है। कुछ समय बाद जेम्स वहां आता है जहां वह देखता है कि सुगीमोटो घायल अवस्था में है, क्योंकि दूसरे भाई से लड़ते हुए सुगीमोटो घायल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी आंतें भी बाहर आ गई थीं। सुगीमोटो कहता है, मुझे बचाओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है कि यह तो बहुत अच्छा है, और वह अपने सैनिक से कहता है कि सुगीमोटो को सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाओ ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। सैनिक उसे वहां से ले जाते हैं, लेकिन जब जेम्स दूसरे भाई के शरीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। यानी दोस्तों, उन्हें समझ आ जाता है कि सुगीमोटो ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। सुगीमोटो सिर्फ बहाना बना रहा था ताकि एक बार वह कमरे से बाहर आ सके। बस फिर क्या था, उसे मौका मिलते ही वह वहां से भाग जाता। इसी तरह जब दो सैनिक सुगीमोटो को अस्पताल ले जा रहे थे तो वह उन पर हमला कर देता है। तभी मीरा भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब मीरा सुगीमोटो को मारती है और कहती है,
तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्या तुमने सोचा कि मैं भी सोने में हिस्सा मांगूंगी और इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? सुगीमोटो उसे बताता है, हाँ मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वह बताता है कि कुछ साल पहले मेरा दोस्त तोराजी और मेरी प्रेमिका मारिया, हम तीनों बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर टीबी की बीमारी की वजह से मेरे माता पिता की मौत हो गई। गांव के लोगों ने मुझे गांव से निकालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मारिया की मां ने भी मारिया को मुझसे मिलने पर रोक लगा दी, यह सोचकर कि कहीं मुझे भी वही बीमारी न हो जाए और मेरी वजह से मारिया को भी मरना न पड़े। फिर भी मारिया किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने सभी के खिलाफ जाकर मेरे साथ भागने का निर्णय लिया, लेकिन शायद उस समय मैं मूर्ख था कि गुस्से में आकर मैंने मारिया को छोड़ दिया, ये कहकर कि मैं भी बीमार हूँ। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे फिर कभी मत मिलना, और इसके बाद मैं मारिया के सामने कभी नहीं गया। मेरे जाने के बाद मारिया की शादी तोराजी से हो गई, जहाँ दोनों ने आगे बढ़ते हुए जीवन बिताया। लेकिन राशियन के साथ लड़ाई के दौरान जब तोराजी ने मेरी रक्षा करते हुए खुद को एक ग्रेनेड से घायल कर लिया, तो उसने अपनी अंतिम घड़ी में मुझसे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि मैं मारिया की आंखों का इलाज करा सकूं। अपने दोस्त से वादा करो कि तुम मारिया की आंखों का इलाज कराओगे और हमेशा उसकी देखभाल करोगे। ऐसा कहकर मेरे दोस्त तोराजी ने अपनी जान दे दी। इसके बाद मैंने उसके अस्थियां तोराजी के घर में ले जाकर मारिया के सामने रखी, लेकिन मैं उसके सामने होते हुए भी इसके बावजूद वह मुझे नहीं देख पाई। यह मेरे लिए बहुत दुखद था। उस दिन मैंने तय किया कि मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा ताकि मारिया का इलाज हो सके। तब से मैंने भी सेना की नौकरी छोड़ दी। ये सब सुनकर मीरा बहुत दुखी हो गई। वह सोगीमोटो से कहती है कि तुम्हारे पास जीने का एक कारण है, लेकिन मेरे पास तो कोई कारण नहीं है, इसलिए आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य तुम्हारा उद्देश्य पूरा करना होगा। यह देखकर सोगीमोटो भी बहुत खुश हो जाता है और दोनों वहां से बाकी टैटू वाले लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वे सोना ढूंढ सके। वहीं डेविड और जेम्स ने भी अपनी तैयारी को मजबूत किया ताकि वे सोना हासिल कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें